गांव वोल्पिट इंग्लैंड के दिल में खामोशी से बसा हुआ था, घने जंगलात और लहराती पहाड़ियों से घरा हुआ। ये 12वीं सदी की बात है और यहाँ की जिंदगी एक सस्त पर माप पैमाइश रफ्तार से चलती थी। किसान सूरज निकलते ही अपने खेतों में गंदम और जौ की देखभाल के लिए निकल जाते, जबकि चरवाहे अपने रीवड़ को हमवार पहाड़ियों पर ले जाते। बच्चे नंगे पांव तंग मिट्टी के रास्तों पर दौड़ते, उनकी हंसी भेड़ों की नर्म भीड़ के साथ मिल जाती और कभी कभार मर्गियों के बाने की आवाज भी कानों में पड़ती। जिंदगी सादा थी लेकिन मुश्किल भी। खाना कभी कभार कमी का शिकार होता और देहाती अपनी फसलों और मवेशियों पर जिंदा रहने का इन्हिसार करते। मुश्किलात के बावजूद एक कम्युनिटी का एहसास मौजूद था, एक मुश्तरका ताल जो सबको जमीन और एक दूसरे से जोड़ता था। चर्च की घंटी हर सुबह बजती, देहातियों को नमाज के लिए पुकारती, जबकि बाजार का चौक सब्जियों, कपड़ों और औजारों की मामूली तिजारत से गूंजता। एक खास सुबह खेतों पर हल्की धुंध छाई हुई थी जो दरख्तों और पहाड़ियों के खाके नरम कर रही थी। किसान अपने खेत जोतने में मसरूफ थे, उनके बैल जोक के खिलाफ जोर लगा रहे थे। खवातीन गांव की नहर पर कपड़े धो रही थीं, खामोशी से बातें करते हुए कपड़ों को खरदरी लकड़ी की तख्तियों पर रगड़ रही थीं। बच्चे खेतों के किनारे खेल रहे थे, एक दूसरे का पीछा करते, मिट्टी के बादल उड़ाते। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, तकरीबन बहुत मामूली, क्योंकि देहाती ये पेशेंगोई नहीं कर सकते थे कि क्या होने वाला है। गांव के किनारे घने जंगलात से एक अजीब मंजर नमूदार हुआ। पहले ये बमुश्किल नजर आया, दरख्तों के साए में हरकत का एक झलक, लेकिन जब ये करीब आया तो साफ दिखाई दिया कि ये दो हस्तियां, दो बच्चे हैं जो हाथ में हाथ डाले जंगल के झाड़ियों से बाहर निकल रहे थे। वो आहिस्ता चल रहे थे, तकरीबन मेहतात, जैसे वो खुद भी न जानते हों कि कहाँ पहुंच गए हैं या किस चीज में फनिसते जा रहे हैं। जो चीज देहातियों को सबसे ज्यादा चौंका गई वो थी उनकी जल्द। सब्ज, रोशन, नाकाबिले यकीन और कुछ ऐसा जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। ये रंग उनके पूरे जिस्म पर फैला हुआ था, उन्हें गैर इस्मानी और प्रासरार दिखा रहा था। उनके कपड़े भी अजीब थे, सख्त अजनबी मवाद से बने, ढीले से सुल्ले और हल्के जमीन के रंगों में रंगे हुए, लेकिन किसी भी देहाती के लिए पहचान से बाहर। उनके लिबास में सादगी थी और साथ ही कुछ गैर मामूली, कुछ ऐसा जो एक दुनिया की निशानदही करता था जो वोल्पिट के खेतों से बहुत दूर थी। देहाती जमूद में रख गए। कुछ ने एक दूसरे से खौफजदा सरगोशियां की। जादूगर के बच्चे, किसी ने सरगोशी की। फरिश्ते, किसी और ने कहा, फौरन सलीब बनाकर। कुछ ने दुआएं पढ़ी, इन अजीब बच्चों से पीछे हटते हुए, जैसे बच्चे खुद ही किसी नापाक ताकत। बच्चे नहीं रोने लगे, न ही उन्होंने मदद के लिए पुकारा। वो बस आगे बढ़ते रहे, हाथ में हाथ डाले, सब्ज चेहरे गांव की तरफ मड़े हुए, जैसे कोई गैर मरी कुव्वत उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। उनकी आंखें खौफ और तजस्सुस से खुली हुई थीं। वो अपने उर्दगर्द के अनजान मनाजिर को गौर से देख रहे थे। देहातियों ने एक और चीज भी नोट की। बच्चों के तासरात अगरचे डरे हुए थे मगर मुकम्मल इंसानी नहीं थे। एक सुकून था, एक खामोश जहानत, जैसे वो हर चीज का बगूर मशाहदा कर रहे हों, उसे अपने अंदर महफूज कर रहे हों, नाप रहे हों और फिर जवाब दे रहे हों। गांव के बुजुर्ग, एक लंबा आदमी, लंबी सफेद होती दाढ़ी और आंखें जो जिंदगी में कई अजीब मनाजिर देख चुकी थीं, आगे बढ़े। इसका नाम ऑसबर्ट था और उसने अपनी हिकमत और इंसाफ से वोल्पिट में सबका एहतराम हासिल किया था। वो बच्चों की तरफ आहिस्ता बढ़ा, हाथ बढ़ाकर सलाम किया, नर्म आवाज में बोला, आओ प्यारे बच्चों, तुम हमारे साथ महफूज हो। बच्चे रख गए मगर पीछे नहीं हटे। लग रहा था कि वो समझ गए कि ऑसबर्ट कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, हालांकि वो अल्फाज में जवाब नहीं दे रहे थे। देहाती बेचैनी से देखते रहे जब ऑसबर्ट उन्हें गांव के अंदर ले गया, भीड़ से दौर रखते हुए। बच्चों की सब्ज जल्द सुबह की धूप में हल्की सी चमक रही थी और सबसे आम देहाती भी उनमें कुछ जादवी या गैर फितरी मखसूसियत को इनकार नहीं कर सकते थे। एक सादा लकड़ी के घर के अंदर ऑसबर्ट ने बच्चों को खाना पेश किया। पक्का हुआ रोटी, ताज़ा दूध, पनीर, ऐसे चीजें जो वोल्पिट के किसी भी बच्चे को खुशी से खा लेते, मगर सब्ज बच्चे सब कुछ वापस हटा लेते। न रोटी छो रहे थे,
न दूध का घूंट ले रहे थे। लेकिन जब उन्होंने कुछ सब्ज फलियां देखी तो उनकी आंखें चमक उठीं। एहतियात से, तकरीबन एहतिराम के साथ वो फलियां तनों से तोड़कर खाने लगे। देहाती हैरत से एक दूसरे को देखते रहे। यही सब कुछ वो खाते हैं, ऑसबर्ट ने जमाशिदा देहातियों से कहा। कुछ और उन्हें मुतमईन नहीं करेगा। शायद ये सब कुछ है जो उन्होंने कभी जाना है। दिन गुजरते गए और देहाती अनथिक कोशिश करते रहे कि बच्चों से बातचीत करें। वो आहिस्ता बोलते, इशिया की तरफ इशारा करते, इशारों का इस्तेमाल करते और हती कि बच्चों को जवाब देने की तरगीब देने के लिए गाने भी गाते। लेकिन बच्चे एक ऐसी जबान बोलते जो किसी को समझ नहीं आती थी। ये लहजा मूसीकाई था, नर्म और बहता हुआ, मगर बिल्कुल गैर मफहूम। आवाज़ों की नकल करने की कोशिश सिर्फ उलझन भरी नज़रों के साथ जवाब पाती। चैलेंजों के बावजूद ऑसबर्ट और देहाती उनका ख्याल रखते रहे। उन्हें नहलाते, मकामी कपड़ों में लिबास पहना देते और गांव की जिंदगी में शामिल करने की कोशिश करते। आहिस्ता आहिस्ता लड़की ने ढलने के आसार दिखाने शुरू किए। इसका सब्ज रंग मध्यम पड़ गया, अगरचा अब्तदा में मुकम्मल तौर पर नहीं गया। कभी कभार वो देहातियों पर मुस्कुराती, एक छोटी मगर उम्मीद भरी अलामत जो उनको हौसला देती। बदकिस्मती से लड़के का जिस्म तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर सका। सिर्फ कच्ची फलियां खाने और अनजान माहौल में रहने के दिनों ने उसे कमजोर कर दिया। ऑसबर्ट की देखभाल और देहातियों की दुआओं के बावजूद वो बीमार हो गया। बुखार ने उसे जकड़ लिया और उसकी ताकत तेजी से कम होती गई। देहाती लाचार होकर देखते रहे जब लड़का, दोनों में छोटा और खामोश, चल बसा। इसकी मौत ने गांव पर साए डाल दिए। एक सख्त याद दहानी की ये मामा खतरा भी रखता था। लड़की ताहिम जिंदा रही। वक्त के साथ इसका सब्ज रंग मजीद मुद्दम पड़ गया। वो लंबी और मजबूत हुई, गांव की जिंदगी के रिदम सीखने लगी। इसने देहातियों की जबान की नकल शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता उनके अंग्रेजी अल्फाज और जमले सीखे। अगरचा वो अब भी शर्मीली और मोहतात थी, मगर इसमें खामोश इज़्म मौजूद था। वो जिंदा रहने के लिए पुरेज़म थी और अपनी बका के जरिए एक कहानी लेकर आई जो अभी तक कोई मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सका था। वॉलपिट में जम होने के बावजूद उसके गर्द प्रासरारियत का माहौल कभी खत्म नहीं हुआ। देहाती उस अजीब जबान के बारे में सरगोशी करते जो वो कभी बोलती थी, उन खानों के बारे में जो वो पसंद करती थी और उन गैर मामूली कहानियों के बारे में जो वो आखिरकार सुनाती। कुछ यकीन रखते कि वो किसी जेर जमीन छिपी हुई सरजमीन से आई है। दूसरों ने सरगोशी की गुमशुदा तहजीबों, दौर दराज के सल्तनतों या हत्ती के आसमानी मखलूकात के बारे में। ऑसबर्ट, जो हमेशा दाना और साबर था, देहातियों को लड़की के ख्याल रखने की तरगीब देता, बगैर खौफ के। हम शायद कभी ना समझ पाएं कि वो कहाँ से आई है, वो कहते, लेकिन वो अब हमारी है। उसे हमारी हिफाजत की ज़रूरत है और शायद वक्त के साथ वो अपनी कहानी बता देगी। और यूं वॉलपिट की जिंदगी जारी रही, मगर कुछ भी पहले जैसा ना रहा। सब्ज लड़की एक जिंदा यादगार बन गई कि दुनिया वसीया और अजीब है, जैसा कि देहाती कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। खेत अब भी जोते जाते, भेड़ें अब भी चरने लगती और चर्च की घंटियां अब भी बजती रहती थीं, मगर रोजमर्रा की मामूलात के पीछे एक प्रासरार सरगोशी छिपी थी। एक कहानी जो खुलने का इंतजार कर रही थी, एक मामा जो हर सोच को चीलिंग कर रहा था। साल गुजरते गए और सब्ज लड़की, जिसे आहिस्ता आहिस्ता देहातियों ने एग्नीज कहना शुरू कर दिया, उनकी जबान बोलने लगी। इब्तिदा में उसके अल्फाज महतात, हचकचाहट भरे और गैर यकीनी थे, लेकिन वक्त के साथ इसमें एतमाद पैदा हुआ। एक परसकून शाम, जब देहाती ऑसबर्ट के घर के आग के गर्द जमा थे, उसने आखिरकार अपनी कहानी सुनानी शुरू की। देहाती झुककर सुनने लगे। आग की रोशनी में उनके चेहरे झलमलाते और एक ऐसी दुनिया की कहानी से मशहूर हो गए जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मैं यहाँ पैदा नहीं हुई थी, उसने नर्म आवाज में कहा। हम एक जगह से आए थे जिसे सेंट मार्टिन की जमीन कहते हैं। देहाती हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कभी इस जगह के बारे में नहीं सुना था और ये सुनकर ये ख्वाब जैसी गैर हकीकी सी महसूस हुई। एग्नीज ने आंखें दूर कीं, जैसे वो दोबारा इस अजीब जमीन को ज़हन में देख रही हो। हमारी जमीन में सूरज कभी नहीं चमकता, उसने समझाया। आसमान हमेशा मध्यम होता है, मगर तारिक नहीं। ये सब्ज रोशनी से चमकता है,
जैसे गहरे साए में पत्ते। हवा गर्म और भारी होती है और हर चीज उसी सब्ज रोशनी से मुजीन होती है। पौधे, जानवर, हाथी की पानी भी सब सब्ज, हत्ती की हमारी जल्द भी सब्ज है, तो हम खुद जमीन जैसे हैं। उसने सेंट मार्टिन के खीतों की तफसील दी जो लामहदूद और अजीब थे। फसलें इंग्लैंड की किसी भी फसल से मुख्तलिफ, मड़ी हुई और रोशन थीं। दरिया शफाफ सब्ज पानी के साथ बहते, मोटे और रोशनी बिखेरने वाले, और जंगलात जीते जागते, देखते और सरगोशियां करते, हर आने जाने वाले को अपनी कहानी सुनाते। मखलूक़ात ऐसी थीं जिनके नाम वो भी नहीं बता सकती थी। छोटे शर्मीले वजूद जो बड़े दरख्तों की जड़ों में छिपकर झपकते, उनकी आंखें छोटे जवाहरात की तरह चमकती थीं। एग्नीज ने इस गांव की भी कहानी सुनाई जहां वो और उसका भाई वोल्पिट आने से पहले रहते थे। हमारे लोग मेहरबान हैं मगर मेहतात भी हैं, उसने कहा। हम छोटे गरवाहों में रहते हैं और ज्यादा दौर नहीं जाते। एक रास्ता है जो हमारी दुनिया के किनारे तक जाता है, रोशनी की एक तंग सरंग। एक दिन हमने तजस्सुस और बेखौफी से उसकी पैरवी की, तभी हम यहां पहुंचे। देहाती मगन थे मगर शक में भी मुब्तला। कुछ सरगोशी करने लगे कि शायद उसने ख्वाब देखा या ये कहानी अपनी तखय्युल में बनाई। दूसरे हैरत के साए में लर्ज उठे, शायद ये बच्ची वाकई किसी और दुनिया से आई थी, एक ऐसी जगह से जो इंसानी समझ से बाहर थी। एग्नीज ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो वोल्पिट आने वाले रास्ते को याद कर रही हो। शुरू में रोशनी थी मगर सूरज जैसी नहीं, उसने कहा। ये एक चमकती हुई सब्ज रोशनी थी, नर्म मगर लामहदूद। हम चलते रहे, हाथ में हाथ डाले, सोचा कि ये हमारी दुनिया का हिस्सा है। फिर अचानक हम यहाँ थे, दरख्तों और खेतों के दरमियान, जो आपके इंग्लैंड जैसे लगते थे। इसकी कहानी वाज़ेह थी, छोटी छोटी तफसीलात से भरी, जो देहातियों को गैर मुतमईन कर रही थीं। उसने बचपन के अजीब खाने, कच्ची सब्ज फलियां का जिक्र किया जो घर छोड़ने के बाद वो सिर्फ खा सकती थी। हमारी ग़ज़ा वहां मुख्तलिफ है, न पकाई हुई कहो न कच्ची, किसी तरह जिंदा है। इसने तकरीर में एहतराम भरा। देहाती सवाल करने लगे। वो इसके भाई सेंट मार्टिन की ज़मीन में उसकी ज़िंदगी और वोल्पिट तक आने वाली सरंग के बारे में जानना चाहते थे। एग्नीज की आंखें उदास हो गईं जब उसने अपने भाई की मौत सुनाई। वो यहाँ कमज़ोर था, उसने कहा। आपकी दुनिया हमारी दुनिया से सख्त है। मैंने उसे जिंदा रखने की कोशिश की मगर ज़मीन और खुराक, वो उसे बरकरार नहीं रख सकते थे। फिर इग्नीज के लहजे में तब्दीली आई जब उसने अपनी बका के बारे में बात की। मेरे ख्याल में ज़मीन चाहती थी कि मैं यहाँ रहूं, इसने कहा। शायद क्योंकि मैं तजस्सुस रखती हूँ या शायद क्योंकि मैं बहादुर हूँ, मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ। इसकी कहानी ने हैरत और खौफ दोनों पैदा कर दिए। कुछ देहाती सोचने लगे कि क्या वाकई ये बच्ची किसी और दुनिया से आई थी या ये एक अजीब बीमारी थी जिसने उसे सब्ज जल्द और गैर मामूली जायके दिए। दीगर महसूस करते कि ये कहानी पोशीदा दुनिया, मतवाजी जहान या खफिया रास्तों की निशानदही करती थी जो इंसान सिर्फ एक बार जिंदगी में देख सकते हैं। इग्नीज ने अपनी ज़मीन के रिवाज भी बयान किए। हमारे लोग ज़मीन या सोने के लिए नहीं लड़ते, उसने कहा। हम एक दूसरे और अपने अर्द गिर्द की दुनिया का ख्याल रखते हैं। हम दरियाओं और दरख्तों से बात करते हैं। कभी हुआ हमें वो चीज़ें बताती है जो अभी नहीं हुई। जिंदगी नर्म है, अगरचा हमेशा आसान नहीं, और हमेशा हमेशा सब्ज। देहाती खामोश हो गए। आग की चमक बढ़ गई और बाहर की रात गहरी, तारीक और किसी तरह मजीद परासरार लग रही थी। एग्नीज की कहानी ने तसव्वुर से परे दुनिया का एक खिड़की खोल दी थी, एक दुनिया जो उनकी समझ के किनारे पर मौजूद थी। और फिर भी उसने कहा, मैं वापस नहीं जाना चाहती। आपकी दुनिया मुख्तलिफ है, हाँ, मगर ये गर्म है, ये जिंदा है। लोग यहाँ एक दूसरे से मोहब्बत और ख्याल रखते हैं, और शायद यहाँ रहकर मैं कुछ नया सीख सकूं और आपको थोड़ा बहुत अपने घर के बारे में सिखा सकूं। इस रात से सेंट मार्टिन की ज़मीन की कहानी वोल्पिट की सरगोशियों का हिस्सा बन गई। बच्चे खेतों में खेलते वक्त इसके बारे में पूछते और बुजुर्ग कभी कभी उफक की तरफ देखते, सोचते कि कहीं जंगलात और पहाड़ियों के पार वाकई कोई ज़मीन है जो हमेशा सब्ज रोशनी में नहाई हुई हो। इग्नीज देहातियों के दरमियान बड़ी हुई मगर अपने घर को कभी नहीं भूली। कभी कभी
जब हुआ की समत बदलती या बादल आसमान को अजीब रंग देती, वो आंखें बंद करके याद करती। चमकते दरिया, सब्ज जंगलात और तंग सरंग जिसने उसे और उसके भाई को एक नामालूम दुनिया में पहुंचाया। और अगरचा देहाती उसे अपनी ही समझने लगे, वो कभी ये एहसास नहीं छोड़ सके कि वो मुकम्मल तौर पर उनकी दुनिया की नहीं थी। एक प्रासरार बच्ची जो मालूम और प्रासरार के दरमियान की सरहद पार कर गई, और एक ऐसी कहानी छोड़ गई जो वॉलपिट में नस्ल दर नस्ल गूंजती रहेगी। जैसे जैसे साल गुजरते गए, एग्नीस मुकम्मल तौर पर वाउलपट का हिस्सा बन गई। इसकी सब्ज रंगत धीरे धीरे मध्यम होती गई, यहां तक कि वो किसी दूसरे देहाती की तरह नजर आने लगी। हालांकि इसकी आंखों में अब भी एक खामोश राज था। इसने रवानी से अंग्रेजी सीखी, खीतों में मदद की और आखिरकार एक मकामी शख्स से शादी कर ली और अपना एक खानदान बढ़ाया। फिर भी उसकी इब्तदा की कहानी ने उसे या देहातियों को कभी नहीं छोड़ा। वो कभी कभी सेंट मार्टिन की सरजमीन के बारे में बात करती थी, उसके सब्ज जंगलात, अजीब व गरीब मखलूकात और चमकती हुई नदियों के टुकड़े बांटती थी। लोग हैरत से सुनते थे, सोचते थे कि क्या वो वाकई किसी और दुनिया से आई है या उसकी कहानी खौफ और हैरत से बनी याद है। वल्पट में एगनस की जिंदगी आम और गैर मामूली के दरमियान एक पल बन गई। वो पूरी तरह जिंदा रही, फिर भी एक ऐसी जगह की याद को अपने साथ ले गई जिसका गांव वाले शायद ही तसव्वुर कर सकें। जब वो कई साल बाद चल बसी तो उसने अपने पीछे बच्चों और पूते पूतियों को छोड़ा, लेकिन ये एक अफसाना भी है जो सदियों तक बरकरार रहेगा। सब्ज बच्चों की कहानी जो कहीं से नमूदार नहीं हुई, एक ऐसी कहानी जो मतवाजी दुनियाओं, पोशीदा ज़मीनों और हमारी समझ से बाहर के इसरार के बारे में बहस को जन्म देती है।